सोचिए जरा, हजारों साल पुराना ज्ञान वो हम तक पहुंचता कैसे है? कैसे कुछ शब्द, कुछ विचार पूरी की पूरी दुनिया का नजरिया बदल देते हैं। आज हम ज्ञान के इसी प्राचीन सफर की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल यही है, सदियों तक ये प्राचीन ज्ञान आखिर जिंदा कैसे रहता है? इसका जवाब हमें कई जगह मिलता है, कला में, वास्तुकला में, लेकिन सबसे गहरा राज छिपा है उन किताबों में, उस साहित्य में जिसने समय को भी मात दे दी। और इसी साहित्य की दुनिया में हमें मिलता है एक बहुत ही ठोस जवाब, त्रिपिटक। ये बौद्ध धर्म का सबसे बुनियादी साहित्य है। नाम भी बड़ा दिलचस्प है, 3 टोकरियां। और ये सिर्फ कहने के लिए टोकरियां नहीं हैं। सोचिए, ये ज्ञान के वो खजाने हैं जिन्हें बहुत बहुत संभाल कर रखा गया था। तो फिर देर किस बात की? चलिए एक एक करके ज्ञान की इन 3 टोकरियों को खोलकर देखते हैं, क्योंकि अगर हमें बौद्ध परंपरा की आत्मा को छूना है तो सबसे पहले इसके ग्रंथों के दिल तक पहुंचना ही होगा। तो ये जो त्रिपिटक है, इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला है सुत्त पिटक। इसमें क्या है? इसमें है बुद्ध के उपदेश, उनकी बातें। दूसरा है विनय पिटक। ये एक तरह की रूल बुक है, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठ में कैसे रहना है, क्या नियम है, वो सब। और फिर आता है तीसरा अभिधम्म पिटक। ये थोड़ा गहरा है, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विश्लेषण है। अच्छा, अब अगर हम सिर्फ पहले पिटक यानी सुत्त पिटक को ही थोड़ा और करीब से देखें ना, तो ये भी 5 हिस्सों में बटा है, जिन्हें निकाय कहते हैं। मतलब 5 अलग अलग कलेक्शंस। कहीं दीघ निकाय में लंबे लंबे उपदेश हैं, तो कहीं खुद्दक निकाय में छोटी छोटी प्यारी सी शिक्षाएं। हर निकाय में ज्ञान का एक अलग ही रंग, एक अलग पहलू देखने को मिलता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ त्रिपिटक पर खत्म नहीं होती। बौद्ध साहित्य की दुनिया तो बहुत बड़ी है। इसमें जातक कथाएं हैं। सोचिए, बुद्ध के 500 से भी ज्यादा पिछले जन्मों की कहानियां कितनी दिलचस्प होंगी। फिर मिलिंद पन्हो जैसा ग्रंथ है, जिसमें एक ग्रीक राजा और एक बौद्ध भिक्षु के बीच हुई जबरदस्त फिलोसॉफिकल डिबेट का जिक्र है। मतलब ये ग्रंथ बताते हैं कि ये साहित्य कितना विशाल और कितना विविध था। देखिए, किताबें तो हैं, ग्रंथ अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, पर उन किताबों को जिंदा कौन रखता है? वो लोग जो उन्हें समझते हैं, समझाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं उन महान भिक्षुओं और विद्वानों की जो इस ज्ञान के मशालची बने। अगर हम बुद्ध के समय की ही बात करें तो आनंद थे, उनके सबसे करीबी, सबसे समर्पित साथी। फिर महाकश्यप थे, जिन्होंने बुद्ध के बाद एक बहुत बड़ा काम किया। राजगृह में पहली बौद्ध काउंसिल बुलाई ताकि बुद्ध की सारी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करके बचाया जा सके। और सारिपुत्र जैसे भी शिष्य थे, कहते हैं उन्हें धम्म की यानी बुद्ध के उपदेशों की इतनी गहरी समझ थी जितनी शायद ही किसी को। और ये सिलसिला रुका नहीं। बाद के सदियों में अश्वघोष जैसे कमाल के विद्वान हुए। वो कवि भी थे, नाटककार भी, संगीतकार भी। फिर आए नागार्जुन, जिन्होंने शून्यवाद का दर्शन दिया। एक तरह से इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज का कोई फिक्स्ड आजाद वजूद नहीं होता। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है ये। और फिर आए तिकनाग, जिन्होंने बौद्ध लॉजिक यानी तर्कशास्त्र की नींव रखी। इन सब ने मिलकर बुद्ध की शिक्षाओं पर फिलॉसफी की जबरदस्त इमारतें खड़ी कर दी। अब तक हमने बात की शब्दों की, ग्रंथों की, बोलने की, लेकिन क्या ज्ञान हमेशा बोलकर ही दिया जाता है? नहीं, कभी कभी सबसे गहरी बातें खामोशी में कही जाती हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसी ही खामोश भाषा की, हाथ के इशारों की भाषा यानी मुद्राओं की। हर एक मुद्रा का अपना एक बहुत गहरा मतलब है। जैसे अभय मुद्रा, इसका मतलब है डरो मत, ये सुरक्षा और शांति का प्रतीक है। ध्यान मुद्रा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मेडिटेशन और एकाग्रता के लिए है। और ये धर्मचक्र मुद्रा, ये उस पल को दिखाती है जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। मतलब ये एक तरह की सांकेतिक भाषा है जो बड़े बड़े विचारों को बस एक इशारे में समझा देती है। भूमि स्पर्श मुद्रा को ही देख लीजिए, इसकी तो पूरी एक कहानी है। ये वो पल है जब बुद्ध को ज्ञान मिलने वाला था और उन्होंने धरती को अपनी साक्षी, अपना गवाह बनाया। सोचिए, सिर्फ एक हाथ का इशारा और उसमें कितनी बड़ी कहानी छिपी है, जीत की, सच की और अटूट इरादे की। तो हमने ग्रंथों की बात की, लोगों की बात की और इशारों की खामोश भाषा की भी बात की। पर एक सवाल उठता है, ये सब ज्ञान एक जगह इकट्ठा कहाँ होता था? कहाँ इस पर बहसें होती थीं? कहाँ इसे हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था? इसका जवाब है प्राचीन भारत की महान यूनिवर्सिटीज, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी।
ये सिर्फ पुरानी जगहों के नाम नहीं हैं। ये ज्ञान के वो जगमगाते हुए सूरज थे जहां सदियों तक ज्ञान को न सिर्फ संभाल कर रखा गया बल्कि उसे और आगे बढ़ाया गया। ये उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से थीं। और इन सब में भी नालंदा का नाम तो सबसे ऊपर आता है। इसे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ये उस समय का एक ऐसा बड़ा लर्निंग सेंटर था कि पूरी दुनिया से स्कॉलर्स, विद्वान ज्ञान की प्यास बुझाने यहां आते थे। तो ये थी ज्ञान की एक जबरदस्त यात्रा, है ना? शुरुआत हुई शब्दों से, त्रिपिटक जैसे ग्रंथों से, फिर ये यात्रा पहुंची उन लोगों तक, उन महान भिक्षुओं और विद्वानों तक जिन्होंने इसे जिंदा रखा। फिर इसने एक खामोश भाषा का रूप लिया, मुद्राओं का, और आखिर में नालंदा जैसी महान जगहों पर आकर ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैल गया। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। सोचिए, हमारे समय की आज की ज्ञान की टोकरियां क्या हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो आने वाली पीढ़ियों की सोच को, उनकी दुनिया को शक्ल देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।